गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और गर्मी से बच रहे होंगे। गर्मी बहुत तेज़ हो गई है, ठीक है। टाइम से अपना नींबू पानी लीजिएगा, स्वास्थ्य अपना ठीक रखिएगा ताकि हम पढ़ाई अपनी अच्छे से कर पाएँ। तो आज हम करने वाले हैं, हमारी जो नोट्स के जरिए रिवीजन चली हुई थी उसका 7th चैप्टर है हिस्ट्री, जो है 6th क्लास की हिस्ट्री, उसका 7th चैप्टर है। इधर 7th हो जाएगा, ठीक है। तो 7th चैप्टर है आज हमारा राज्य से प्रशासन, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सेकेंड। तो चलिए देखिए, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। लगभग 2300 साल पहले अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? लगभग 2300 साल पहले। और किसने की? जो अशोक थे, अशोक के जो दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। उनकी मदद चाणक्य या कौटिल्य ने की थी। मतलब चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता था, एक ही इंसान है ये। इनके कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम एक किताब है, उसमें हमें क्या मिले हैं? चाणक्य के विचार, ठीक है। तो जो ऐसा भी आ सकता है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा जो है लिखी गई है, किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी देखिए, वंश क्या होता है? वंश जैसे हमें पता ही है, एक वंश चलना, जैसे एक ही, जैसे दादा है, उसी के मतलब दादा है, हमारे दादा हो गए, पापा हो गए, फिर हम हो गए, फिर हमारे बच्चे हो जाएंगे, फिर उनके बच्चे। तो ये एक क्या हो गया? एक ही वंश के चल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? वंश, ठीक है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया ना वंश क्या होता है? जैसे हमारे दादा, फिर उनके बेटे, हमारे पापा हो गए, फिर हम हो गए, फिर हमारे बच्चे हो जाएंगे। ये क्या हो गया? एक वंश चल रहा है, ठीक है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। पहला है चंद्रगुप्त, दूसरा उसका बेटा बिंदुसार, उसका पुत्र अशोक, ठीक है। तो कौन हुए जो मौर्य वंश में महत्वपूर्ण राजा कौन कौन थे? चंद्रगुप्त थे, उनका बेटा बिंदुसार था और उसके पुत्र अशोक थे। जैसे हमारे दादा हो गए, हमारे पापा हो गए, और जो हम तो लड़कियां हैं तो वो उसका पुत्र अशोक, जैसे हमारा कोई भाई है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा थे। एक सेकंड, ठीक है। 3 महत्वपूर्ण राजा थे, कौन कौन थे? चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और उसका पुत्र अशोक। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि चंद्रगुप्त का बेटा कौन था? बिंदुसार था, और बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक था। ऐसे घुमा के बोल देंगे कि अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार थे। बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चलिए, मौर्य साम्राज्य में पाटलिपुत्र जो साम्राज्य की राजधानी होती थी, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे, ठीक है। देखिए, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, और उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में क्या पड़ता था? उज्जैन पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ था कि उज्जैन किसके रास्ते में पड़ता था? जो उत्तर भारत है, उस उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाने वाले रास्ते से। देखिए, जैसे ये है हमारा उत्तरी भारत, और जब यहाँ से हम नीचे की तरफ जाते थे तो क्या पड़ता था? बीच में उज्जैन पड़ता था, दक्षिण की तरफ, ठीक है। जब उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते थे तो उज्जैन बीच में पड़ता था। चलिए, नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकारी रहा करते थे। तो नगरों में कौन रहते थे? व्यापारी रहते थे, सरकारी अधिकारी रहते थे और शिल्पकार रहते थे, तथा गांव में किसान और पशुपालक भी बसे हुए थे। मध्य भारत के जंगलों में रहने वाले लोग फल फूल का संग्रहण और जानवर का शिकार भी करते थे। इसी से जो वो अपनी जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों के लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन करते हैं और भिन्न भिन्न किस्म की पोशाकें जो है पहनते थे।
अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे क्लास की नोटिफिकेशन आपके साथ आती रहेगी, आपके पास आती रहेगी। और एक बात और कहना चाहूँगी, जो साइंस सीटेट साइंस की तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 की, उसकी भी क्लासेज शुरू हो गई है आज से, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हमने जो है डाल दिया है वीडियो, उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी आपको क्लासेस लगी, कोई अगर कमी है तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। राज्य साम्राज्य में जो राज्य है उस साम्राज्य से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है राज्य साम्राज्य से। साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, जो साम्राज्य होते हैं वो क्या होते हैं, राज्यों से बड़े होते हैं, और उनकी रक्षा के लिए सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए संसाधनों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और बड़ी संख्या में अधिकारियों द्वारा इन जो है कर इकट्ठा किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के बड़ा होने के कारण इनके अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। सम्राट का सीधा नियंत्रण पाटलिपुत्र और उनके आसपास के इलाकों पर था। राजा के अधिकारी थे इस इलाके के गांव और शहरों के किसान, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करते थे। संदेहवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। जो संदेहवाहक थे, जिनको मतलब किसी के ऊपर संदेह था कि कोई गलत काम ना कर रहा हो, वो जो अधिकारी रखे गए थे उनकी भी जासूसी करते थे कि ये अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, राजा का काम राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखना था। जो राजा का काम का था, जो राज परिवार के एवं वरिष्ठ मंत्री थे उनकी सहायता करना था और उन पर नियंत्रण रखना था। नेक्स्ट देखिए, मौर्य साम्राज्य के छोटे क्षेत्रों या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से प्रशासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण जो है रखा जाता था, और राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल गवर्नर बना दिया जाता। किनको बनाया जाता था? राजकुमारों को। प्रादेशिक केंद्रों में मौर्य शासक सिर्फ जो है मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से जो है कर और भेंट इकट्ठा किया जाता था। देखिए, नेक्स्ट देखिए, जंगलों में रहने वाले लोगों से उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम में कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने की सोना और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, कहाँ पे लिखा है? अर्थशास्त्र में। जो उत्तर पश्चिम है वो कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, नेक्स्ट देखिए, हमारा नजराना क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप अपने कम से कम 5 दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। अपने जो व्हाट्सअप स्टेटस है उस पर डाल दीजिएगा। और जितने भी लोग देखते हैं, चाहे कितने भी लोग आप देख रहे हैं, 10 हैं, 15 है, 20 है, 100 हैं, 50 है, जितने भी हैं, हर कोई वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, जिसको हमें भी ये लगे कि आपको जो है वीडियो अच्छी लग रही है। ठीक है, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। देखिए, नजराना जानते हैं, नजराना क्या होता है? कर जो है नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, परंतु नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव है इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, एक सेकेंड देखिए, जो कर होता है वो हर नियमित ढंग से इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, जैसे महीने में ले लिया कर। और नजराना क्या होता है? अनियमित रूप से, मतलब जब भी वो इकट्ठा हो जाए, कल हो जाए, 1 दिन बाद हो जाए, 2 दिन बाद हो जाए, तो ऐसे कभी भी वो जो है लिया जाता था। नजराने विविध पदार्थों के रूप में ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो अपनी इच्छा से देते थे। नजराना जो कर है वो तो ज़बरदस्ती लिया जाता था, और नजराना क्या होता है? कोई भी अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से जो है किसी उनको दान में देता था, उसको नजराना बोलते थे। अशोक एक अनोखा सम्राट, इसके बारे में जानेंगे। मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक थे। तो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुए? अशोक। उन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाए। कैसे पहुंचाए? अभिलेख, हमने पढ़ा था ना, अभिलेख क्या होते हैं? जो कठोर स्तरों पर खुरेद कर उनको लिखा जाता था, ताकि अपनी जो नियम है, कानून है, या कोई भी चीज़ जो राजा अपनी बातें समझाना चाहता है जनता को, तो उनको लिख दिया जाता था।
फिर वो चीज़ जो है लोगों को माननी होती थी, ठीक है। और जो ये अभिलेख हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। भाषा कौन सी है? प्राकृत, और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। देखिए, अशोक का कलिंग युद्ध, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। थ्योरी क्लासेस जिसने नहीं देखे, थ्योरी क्लासेस जरूर जाके देखिएगा। 6th 7th 8th की SST वाला पोर्शन हमारे थ्योरी क्लासेस जो है कंप्लीट हो चुकी है, प्लेलिस्ट बना रखी है। जो भी नया स्टूडेंट जुड़ रहा है पहले थ्योरी जरूर जाके देखिएगा और बिना स्पीड बढ़ा के देखिए। पहले हम थ्योरी समझेंगे, फिर नोट्स करेंगे, और MCQ भी हमारे साथ साथ चले हुए हैं, तो हम MCQ भी साथ साथ लगाएंगे, ठीक है। तो हमारी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। कम से कम अगर आप मेरे हिसाब से इस चीज़ को पढ़ोगे, जैसे मैं बता रही हूँ, पहले हमारी थ्योरी क्लासेस देखिए, उसको देखिए, समझिए, ठीक है, बिना स्पीड बढ़ाए आराम से देखेंगे। जब हमारी रिवीजन होती है ना, तब हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब हम पहले से कुछ जानते नहीं हैं, शुरू में ही उसको स्पीड बढ़ा के फटाफट सुन रहे, तो क्या जाएगा दिमाग में? कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे? आराम से देखेंगे, उसके बाद नोट्स की भी मैं प्लेलिस्ट बना रही हूँ, साथ साथ में नोट्स के जरिए हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम MCQ करेंगे, हमारे MCQ भी साथ साथ चले हुए हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अशोक का कलिंग युद्ध जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि जब कलिंग युद्ध हुआ था तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। फिर जो अशोक थे उनको ये खून खराबा देख के कि किसी के पिता की मृत्यु हो गई है, किसी के बेटे की मृत्यु हो गई है, किसी के बच्चों की मृत्यु हो गई है, ठीक है, किसी के पति की मृत्यु हो गई है, ये सब देख के उनको जो है अंदर से ये आया कि ये बहुत गलत चल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने युद्ध करना जो है अब उस दिन से बंद कर दिए। तो जो आखिरी युद्ध उनका था वो क्या था? कलिंग युद्ध था। तो एक बार पढ़ लेते हैं। अशोक ने कलिंग जो उड़ीसा का प्राचीन नाम है, जो कलिंग है वो क्या है? उड़ीसा का प्राचीन नाम को जीतने के लिए युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उसे युद्ध से जो है वितृष्णा हो गई। मतलब उनको अंदर ही अंदर करुणा, तृष्णा हो गई कि इतने सारे लोग मर रहे हैं, ठीक है, मेरी वजह से इतने सारे लोग मर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, किसी के पति, पिता, भाई, तो सब उसकी तरफ से, मतलब उसको बहुत दुख हुआ उस चीज़ को लेके। तो इस कारण उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी जो है युद्ध नहीं करेंगे, और उन्होंने अपने बेटे से भी यही कहा कि कभी भी भविष्य में युद्ध जो है नहीं किया जाए। देखिए, अशोक का धम्म, इसके बारे में पढ़ेंगे। अशोक ने धम्म में किसी देवता की पूजा और किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं थी। जो अशोक का धम्म था उसमें किसी भी देवता की पूजा नहीं की गई थी, किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं थी। वह पिता की तरह अपनी प्रजा को शिक्षा देने की बात करते थे, ठीक है। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे। जैसे एक पिता अपने बच्चों का लालन पालन करता है, उनको अच्छी शिक्षा देता है, ऐसे ही उसके कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक के मन में भी आया कि वो अपनी प्रजा के लिए बहुत ही अच्छा काम करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, साम्राज्य में रहने वाले अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच टकराव होते थे, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, ठीक है, दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, परिवार और पड़ोसियों में भी झगड़े होते थे। अशोक ने इस सब समस्याओं से निदान पाने के लिए धम्म महामात की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की? धम्म महामात की नियुक्ति की। उसका कार्य क्या होता था? वो जगह जगह पर जाकर धम्म की जो है शिक्षा देते थे। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि जो जगह जगह पे जाकर धम्म की शिक्षा देते हैं उनको क्या कहा गया? धम्म महामात कहा गया, ठीक है। उनकी नियुक्ति की गई थी, किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। देखिए, अशोक ने सीरिया, मिस्र तथा ग्रीस तक धम्म के विचारों को प्रसार करने के लिए अपने दूत भेजे। कहाँ कहाँ तक भेजे? सीरिया, मिस्र तथा ग्रीस, ठीक है। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा। किसको भेजा? श्रीलंका। जो अपने विचार हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने श्रीलंका किसको भेजा? उनका जो पुत्र था महेंद्र और उनकी पुत्री थी संघमित्रा, ठीक है। उन्होंने जो है सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अलावा मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। ये सब कब हुआ? जब उन्होंने जो है कलिंग युद्ध लड़ा और उसको जब ये लगा कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, फिर उन्होंने अपनी प्रजा के बारे में अच्छी बातें सोची और ये सारे काम करवाए, ठीक है। तो ये हमारा जो चैप्टर ख़त्म होता है। एक ये देखिए नीचे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ एक ही दी गई है। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कब हुई थी? लगभग
2300 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, ये छोटा सा चैप्टर था हमारा नोट्स के जरिए, क्लास 6 का, क्लास 7 चैप्टर 7 था ये हमारा। ठीक है, राज्य से साम्राज्य तक। तो चलिए ये हमारा समाप्त होता है। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, ऐसे ही अच्छी जो है हम वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। हमारी एनसीईआरटी जो चली हुई है, अभी हमारी साइंस शुरू हो गई है, हिंदी व्याकरण भी हमारी चली हुई है, हिंदी की भी जो है 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास हमारी होगी। ठीक है, और ये जो चीज़ मैं करवा रही हूँ ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।